हेलो, कैसे हैं आप सबको वेद प्रकाश भारतीय का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भारतीय राज व्यवस्था और संविधान की अगली कड़ी में आप सबों के बीच 1786 का संशोधन अधिनियम लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आखिर इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ये अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाना पड़ा? आज हम इसी के संदर्भ में कुछ परिचर्चाएं आप सबों के बीच शेयर करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम लोग देखते क्या है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया, और फिर पिट्स का इंडिया एक्ट आया। तदुपरांत 1786 का संशोधन अधिनियम लाना पड़ गया। यह अधिनियम इसलिए लाना पड़ गया कि जो गवर्नर, जिसको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गवर्नर जनरल बना करके भारत में भेजा था, वो व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने में कुछ अतिरिक्त शक्तियों को सन्निहित करना चाहता था। ये अतिरिक्त शक्तियां क्या थी? जैसे अपनी परिषद में उनकी बातों को पर्याप्त बल मिले, बिना परिषद के निर्णय के वह अपनी बात रख सके और कुछ निर्णय स्वयं से भी ले सके। यह संशोधन अधिनियम उसी का एक पर्याय था। जैसा कि हम लोग देखते हैं, जब भी हम किसी संशोधन अधिनियम को पढ़ते हैं या समझते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं, तो हमें उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निश्चित रूप से उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करनी होती है। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, उनके प्रमुख प्रावधान क्या है, उस संशोधन अधिनियम के महत्व क्या है और उस संशोधन अधिनियम में क्या दोष रह गया, अंततः हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह आज हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने में क्या समाहित करना चाहता था, अपनी शक्ति को किस प्रकार बढ़ाना चाहता था। इसी की अगली कड़ी में हम देखते क्या है कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या छुपा हुआ है। आखिर लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों ये अपने में सार्वभौम सत्ता संपन्न बनना चाहता था, सर्वशक्तिमान बनना चाहता था? क्योंकि पिट्स के इंडिया के एक्ट के तहत कमांडर इन चीफ कोई अलग होता था और गवर्नर जनरल कोई अलग होता था। दोनों के पास ये शक्तियां सन्निहित नहीं होती थी। अब हम देखते हैं इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तो सर्वप्रथम अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात किया जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो निकल करके आता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में बंगाल का गवर्नर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाना था और पद संभालने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने दो शर्तें रख दी। पद संभालने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने दो शर्तें रख दी। पहली शर्त थी उनकी कि उसे असाधारण मामलों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति दी जानी चाहिए। यानी क्या? वह अपने आप में यह कहना चाहता था कि हम में एक ऐसी शक्ति सन्निहित हो जाए जो उनकी जो कार्यकारिणी के परिषद थे वह उससे भी ऊपर उठना चाहता था। यानी इसलिए उन्होंने कहा कि उसे असाधारण मामलों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति दी जानी चाहिए। यह तो उनकी पहली मांग थी। और दूसरी मांग उनकी क्या थी? वह कमांडर इन चीफ भी बनना चाहता था। यानी गवर्नर जनरल तो है ही, साथ साथ कमांडर इन चीफ भी मैं ही रहूं। इसी के आलोक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी नियुक्ति कर डाली और वो भी कहां पे? तो भारत में। और ये नियुक्ति कब की? तो 1786। हम क्या देखते हैं कि कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नामित किया गया।
उन्हें ब्रिटिश सेना और सरकार के पुनर्गठन के साथ भूमि, अदालत और प्रशासनिक सुधारों को स्थापित करने का श्रेय भी दिया गया है। यानी क्या, ये शक्तियां जब उसमें सन्निहित हो गई तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किए, तो उसने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नामित किया गया। किसके द्वारा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इतना ही नहीं, उन्हें ब्रिटिश सेना और सरकार के पुनर्गठन के साथ भूमि, अदालत और प्रशासनिक सुधारों को स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। कॉर्नवालिस ने मांग की कि गवर्नर जनरल के पावर का विस्तार किया जाए, गवर्नर जनरल के पावर का विस्तार किया जाए, ताकि वह असाधारण परिस्थितियों में अपनी परिषद के बहुमत को ओवरराइड कर सके और अनूठी जिम्मेदारी पर कार्य कर सके। यानी उनकी जो कार्यकारिणी की परिषदें थी, यानी कॉर्नवालिस ये चाहता था कि बिना उनके सहमति के अगर कोई अच्छा स्कीम है या मैं जो चाहता हूं कोई अनूठी काम करने के लिए, कोई ऐसा कानून लागू करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए, तो वो मैं लागू कर सकूं। उसी के सापेक्ष में ये तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुआ करती थी, यानी क्या, सर्वशक्तिमान होना। लेकिन इस संशोधन अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? इनके प्राथमिक उद्देश्य थे, इसका प्राथमिक उद्देश्य गवर्नर जनरल में निहित शक्तियों का विस्तार करना था। इसीलिए 1786 का संशोधन अधिनियम आया। क्या आया कि प्राथमिक गवर्नर जनरल के प्राथमिक उद्देश्य यही थे कि गवर्नर जनरल में निहित शक्तियों का विस्तार करना। और दूसरे क्या उद्देश्य थे? एक अन्य उद्देश्य थे कि परिषद और गवर्नर जनरल के बीच गैर सहमति के मामलों में, ध्यान देने योग्य बात है, गैर सहमति के मामलों में नियमों को सूचीबद्ध करना था। यानी क्या उद्देश्य जो थे इस संशोधन अधिनियम के, दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था, इसका प्राथमिक उद्देश्य जो था, गवर्नर जनरल में निहित शक्तियों का विस्तार करना, और दूसरा उद्देश्य था कि परिषद और गवर्नर जनरल के बीच गैर सहमति के मामलों में नियमों को सूचीबद्ध करना। अब तो ये रही बात की उद्देश्य की और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। लेकिन ये संशोधन अधिनियम जब पास हुआ तो उनके प्रावधान जो थे, कुछ प्रमुख प्रावधान, वो क्या थे? इस प्रावधानों को हम इस प्रकार से देखते हैं। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के कार्यालयों के एकीकरण की अनुमति प्रदान की। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले कमांडर इन चीफ का कार्यालय और गवर्नर जनरल का कार्यालय अलग अलग हुआ करता था। यानी सैनिक शक्ति अलग हुआ करती थी और प्रशासनिक शक्ति अलग हुआ करती थी। लेकिन इस संशोधन अधिनियम के पास होने के उपरांत गवर्नर जनरल के पास में कमांडर इन चीफ की भी शक्ति समाहित कर दी गई, इसलिए उनके कार्यालयों को भी एक कर दिया गया। दूसरा, अधिनियम ने असाधारण परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को उसकी परिषद पर अधिभावी शक्तियां प्रदान की। अधिनियम ने असाधारण परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को उसकी परिषद पर अधिभावी शक्तियां प्रदान की। कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो उनके कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी थी, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणियां थी, अब गवर्नर जनरल उन पर हावी हो चुके थे। यानी असाधारण परिस्थितियों में गवर्नर जनरल की बात मानी जाती। अगर कोई ऐसा मामला बनता जिसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि अब 100% गवर्नर जनरल की बैठक करनी ही चाहिए, कुछ छोटे छोटे मामलों में भी पहले क्या होता था, तो बिना गवर्नर जनरल परिषद की सलाह के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता था। लेकिन इस संशोधन अधिनियम के आने के बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के पास में एक अतिरिक्त शक्ति का विस्तार किया गया।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस संशोधन अधिनियम ने कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल और पार्षदों की नियुक्ति में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों को मान्यता दी और पुष्टि की। पिट्स का इंडिया एक्ट क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, यानी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, यानी गवर्नर जनरल के नियुक्ति में भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। लेकिन 1786 का संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक विशेष अधिकार प्रदान कर दिया। ये अधिकार क्या थे कि कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल और पार्षदों की नियुक्ति में वे स्वतंत्र हो गए, नेक्स्ट देखते हैं, यदि गवर्नर जनरल या गवर्नर को परिषद के बहुमत को उलटने के लिए असाधारण शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो दोनों पक्षों को विवादित मामले पर अपने विचार लिखित रूप में घोषित करने होंगे। अगर स्वपरिषद गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस विवाद का विषय क्या है, दोनों को, स्वपरिषद गवर्नर जनरल को भी और गवर्नर जनरल को भी, यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी हुआ करती थी उसको भी और गवर्नर जनरल को भी, यानी लिखित रूप से यह लिखना होता था कि इस विवाद का मुद्दा क्या है, इस विवाद का कारण क्या है, और ये दोनों लिखित पत्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इंग्लैंड भेजे जाते थे और वहां से ये सरकार के पास ट्रांसफर होती थी और वहां से जो निर्णय बन करके आता था तब इन निर्णयों पर काम होता था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि गवर्नर जनरल या गवर्नर ने अंततः अपने दम पर कार्य करने का निर्णय लिया तो वह परिषद के अनुमोदन के बिना उठाए गए किसी भी कदम के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। कहने का यह तात्पर्य है छात्रों कि स्वपरिषद गवर्नर जनरल, यानी क्या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, अगर उसके बिना गवर्नर जनरल ने कोई भी कानून बनाया या कोई भी निर्णय लिया और उससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गया या कोई घटनाएं घटित हो गई तो इसके लिए कार्यकारिणी परिषद जिम्मेवार नहीं होंगे, इसके लिए सीधे तौर पर गवर्नर जनरल ही जिम्मेदार होंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गवर्नर जनरल अपने मन से भी कोई निर्णय ले सकता था। इस संशोधन अधिनियम के महत्व क्या थे, हमने तो देखा कि एक प्रमुख प्रावधानों को, लेकिन इस संशोधन अधिनियम के मुख्य रूप से महत्व क्या थे। अगर हम महत्वों पर चर्चा करें तो हम देखते क्या है कि कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों के रूप में काम करने की शक्ति मिली और वे नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के तहत पहले प्रभावी शासक बने। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसका जो मुख्य महत्व था 1786 के संशोधन अधिनियम का, यह पहली बार हुआ कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति, यानी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो प्रभावी रूप से करने वाले, उनमें से ये पहले शासक हुए। यानी क्या दोनों की शक्ति किसी एक व्यक्ति में पहली बार रखा गया था और वो व्यक्ति क्या था, उसका नाम था कॉर्नवालिस, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये पहला व्यक्ति हुआ जिन्होंने कि दोनों पद को सुघोषित किया। दूसरा महत्व क्या था इस संशोधन अधिनियम का, इस शक्ति के कारण कॉर्नवालिस ने न्यायिक प्रणाली को पुनर्गठित किया और बंगाल में प्रशासनिक सुधार और अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। जी हां दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों की शक्ति लिए इतना शक्ति संपन्न हो गया कि उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ नया किया जाए। इसी के अंतर्गत उन्होंने, इसी के आलोक में उन्होंने नई न्यायिक प्रणाली
उन्होंने क्या किया कि नई न्यायिक प्रणाली का पुनर्गठन किया और बंगाल में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त लाया। लेकिन इस न होने के बावजूद भी इस संशोधन अधिनियम में कुछ त्रुटियां रह गई थी। ये त्रुटियां क्या थी? अगर इन त्रुटियों पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट परिलक्षित होता है, यद्यपि इसने परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की असाधारण शक्ति निहित की, परिषद की मंजूरी के बिना की गई कार्रवाइयों के मामले में व्यक्तिगत दायित्व खंड ने 1986 के संशोधन अधिनियम को कमजोर कर दिया। जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा गया था। क्या देखा गया था और उसमें क्या विधान किए गए थे? यानी क्या गवर्नर जनरल को काम करने के लिए एक परिषद होना चाहिए, कार्यकारी परिषद होना चाहिए, और कार्यकारी परिषद के निर्णय के ही आलोक में वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन 1786 के संशोधन अधिनियम जो कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने वाला हो गया, तो क्या होता है कि इसमें सत्ता संपन्न यानी क्या एक व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति दे देना जो वो कुछ भी कर सके, यानी मनमाने तरीके से अपने नियम लागू कर सके और अपने कानूनों को दूसरों पर अध्यारोपित कर सके, ऐसा किया गया, जो इस संशोधन अधिनियम का प्रमुख दोष कहलाता है। लेकिन हम लोग अगर देखें तो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो ये निष्कर्ष इस प्रकार देखते हैं कि संशोधन अधिनियम 1996 ने गवर्नर जनरल को लगभग पूर्ण शक्ति प्रदान की। इसके कारण कॉर्नवालिस न्यायिक प्रशासन में सुधार लाने, न्यायिक सुधारों में जिलों का पुनर्गठन करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने में सक्षम हुए। कॉर्नवालिस ने के तहत कुछ प्रसिद्ध न्यायिक सुधारों में जिलों का पुनर्गठन, कलेक्टरों की नियुक्ति, चल अदालतों और रजिस्ट्रार कोर्ट की स्थापना तथा दास व्यापार पर रोक, सिविल सेवा, पुलिस सेवा तथा स्थायी बंदोबस्त जैसे कार्य शामिल थे। जी हां दोस्तों, अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए, इसका मूल्यांकन किया जाए 1786 के संशोधन अधिनियम का, तो कहने का तात्पर्य तो यह होता है कि गवर्नर जनरल के पास सारी शक्तियां सन्निहित कर दी गई, लेकिन इस शक्तियों से जो कुछ बेनिफिट हुआ वो पूर्ण रूपेण इस संशोधन अधिनियम के हक में ही जाता है। तो निष्कर्ष तो हम कह सकते हैं कि दोनों शक्तियां अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बंगाल में ही नहीं संपूर्ण भारत के लिए बहुत अच्छी स्कीमें, बहुत अच्छी योजनाएं लागू की, जिसमें कि उन्होंने दास प्रथा पर रोक, न्यायिक सुधार, जिलों की स्थापना, जिला कलेक्टरों की नियुक्ति, पुलिस सेवा, स्थायी बंदोबस्त जैसे उनके कई नेक काम साबित हुए। जी हां, धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन अवश्य दबाएंगे, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करेंगे। जी हां छात्रों, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। इस संशोधन अधिनियम 1786 में क्या कमी रह गई, निश्चित रूप से आप अपने कमेंट में लिखेंगे, जो कि आगे के वीडियो में पुनः सुधार किया जा सके। धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो।